हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का ये हमारा 8th लेक्चर है, 8वां लेक्चर है। यहाँ हम देखेंगे कि अपने आगे आने वाले टॉपिक्स के रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कल से लोक प्रशासन पर क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, तो आपको वही पढ़ाया जाएगा, स्पेसिफिक पढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कि जो जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो लक्ष्मीकांत की बुक से को ख़ुद भी रेफ़र कर सकते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक है, लोक प्रशासन के नाम से हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से अवेलेबल है। इसके लेक्चर में साथ साथ इसी के उच्च शिक्षा का जो व्यवस्था है भारत में, इनके लेक्चर्स के साथ साथ मैं कल से उसके लेक्चर भी अपलोड करूँगा ताकि आपकी दोनों चीज़ें एक साथ कवर होती रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज इन 2 टॉपिक्स को देखते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। हालांकि जल्द ही ये पाया गया कि सोसाइटी अन्य संगठनों द्वारा मानकों का उचित मानकीकरण और स्वीकृति सुनिश्चित नहीं कर सकती है। संसद ने 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम बनाया। 22 जून 1993 को भारतीय पुनर्वास परिषद वैधानिक निकाय बन गई। RCE अधिनियम को संसद द्वारा सन 2000 में संशोधित किया गया ताकि इसे अधिक व्यापक आधार पर काम दिया जा सके, यानी कि इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और 1992 में अधिनियम बनाया गया था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। उस अधिनियम के साथ ही 1993 22 जून 1993 में एक वैधानिक निकाय बन गया और इसने काम करना शुरू कर दिया। अधिनियम परिषद में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। ये भी निर्धारित करता है कि विकलांगता वाले लोगों के लिए कोई भी सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति जिनके पास RCE द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार परिषद के पास पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कर्मियों और पेशेवरों के प्रशिक्षण के मानकीकरण और विनियमन की दोहरी जिम्मेदारियां हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्य: विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना, विकलांग व्यक्तियों से निपटने वाले पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकीकरण को लागू करना, स्टैंडर्ड को लागू करना, विकलांग लोगों के साथ काम करने वाले पेशेवर या कर्मियों को, प्रोफेशनल्स को या कर्मचारियों को की विभिन्न श्रेणियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना, यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी ये परिषद तय करती है। पूरे देश में समान रूप से सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों को विनियमित करना। विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में मास्टर डिग्री, स्नातक की डिग्री, PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान या संगठनों, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, यानी कि पुनर्वास परिषद ही इन विश्वविद्यालयों और संगठनों को मान्यता भी प्रदान करता है। पारस्परिक आधार पर विदेशी विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र को मान्यता देना। पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। पेशेवरों कर्मियों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना। भारत में और विदेशों में संस्थानों से विकलांग लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के आधार पर नियमित रूप से जानकारी एकत्रित करना। विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के सहयोग से पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करना। जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की पहचान करना। व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में काम करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों और अन्य कर्मियों को पंजीकृत करना। जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में विकलांगता पर राष्ट्रीय संस्थानों और शीर्ष संस्थानों को मान्यता देना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांगता पर राष्ट्रीय संस्थानों और शीर्ष संस्थानों में काम करने वाले कर्मियों को पंजीकृत करना। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की धारा 3 की उपधारा 1 सेक्शन 3 की सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 3 के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन विभाग, भारत सरकार सामान्य परिषद का गठन कर सकती है। सामान्य परिषद सर्वोच्च निकाय है और विकलांग व्यक्तियों और उनके मूल्यांकन से निपटने वाले पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों के मानकीकरण को नियंत्रित करता है, यानी कि इनके स्टैंडर्डाइजेशन को कंट्रोल करता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा परिषद,
1993 में संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई थी। इसकी MCI की स्थापना 1956 में की गई थी और 1993 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया, अमेंडमेंट किया गया। 25 सितंबर 2020 तक भारत में चिकित्सा शिक्षा की एक समान और उच्च मानक स्थापित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद एक सांविधिक निकाय था। 25 सितंबर 2020 को इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन में बदल दिया गया। परिषद चिकित्सा योग्यता को मान्यता देती है और मेडिकल स्कूलों को मान्यता देती है। चिकित्सकों को पंजीकरण प्रदान करती है, यानी कि डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन करती है और भारत में चिकित्सा पद्धति की निगरानी करती है, रेगुलेशन करती है सिस्टम की। MCI के अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर J. श्रीबेन मेहता थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अब देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जो हमारा अब नया है, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को चेंज करके नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है। ये चिकित्सा आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है, रेगुलेटिव बॉडी है, जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है। इसने 25 सितंबर 2020 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह ली, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड पर बताया। आयोग मेडिकल योग्यता को मान्यता देता है, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, मेडिकल व्यवसायियों को पंजीकरण प्रदान करता है, यानी कि मेडिकल डॉक्टर्स को, प्रैक्टिशनर्स को रजिस्टर्ड करता है और मेडिकल प्रैक्टिस की निगरानी करता है और भारत में मेडिकल आधारभूत संरचना का आकलन करता है। ये पहले जनवरी 2019 में एक अध्यादेश द्वारा 6 महीने के लिए स्थापित किया गया था और बाद में भारत के संसद द्वारा पारित एक स्थायी कानून बन गया। 8 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमोदित किया गया, इस अध्यादेश को। अब इस NMC के कार्य देख लेते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियाँ बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं में मानव संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं का आकलन करना, विधेयक के तहत बनाए गए नियमों के साथ राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना, निजी चिकित्सा संस्थानों में 50% सीटों तक शुल्क के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। यहाँ इसका मतलब ये है कि कोई किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो 50% सीटें होंगी, उसकी फ़ीस, प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटों की फ़ीस ये NMC ही तय करेगा। बाकी बची हुई 50% की सीट की फ़ीस वो प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशंस खुद तय कर सकते हैं। NMC गैर MBBS या मध्य स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं जैसे नर्स, चिकित्सकों, फार्मासिस्ट के लिए नए अधिकारों के लिए दिशा निर्देश बनाएगा, जिसमें दवाओं को निर्धारित करने के लिए सीमित अधिकार होंगे, यानी कि नर्स जो चिकित्सक होती हैं उनके लिए भी यही दिशा निर्देश तैयार करता है, डायरेक्शंस बनाता है। आयोग में 4 स्वायत्त बोर्ड शामिल हैं: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड और नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड। NMC में 33 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें शामिल हैं एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य। इससे ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कल से हम जैसे कि स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी लेक्चर, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।